नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है 20 मिनट में 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा इकोनॉमी के साथियों क्वेश्चंस। आप सभी लोगों को ये टॉप 100 इकोनॉमी के जो सवाल होंगे, ये जो प्रश्न होंगे, इसमें आपको निश्चित तौर पर इकोनॉमी के पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। बहुत सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम नए भी हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो हर समय परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसको विशेष तौर पर आप जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। कह रहा है बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक सवाल मिश्रित खेती से जुड़ा हुआ आता है कि बताइए मिश्रित खेती क्या होती है। तो मिश्रित खेती का मतलब जहां पर आप पशुपालन भी कर रहे हो और एग्रीकल्चर को भी कर रहे हो, तो उसको मिश्रित खेती में रखा जाता है। अगला देखो, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, जंगल इत्यादि इसमें आते हैं। अर्थव्यवस्था में साथियों ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तो आपसे पूछे सर्वाधिक रोजगार में कौन सा साथियों क्षेत्र जो है वो योगदान देता है, तो यही उद्योग, विनिर्माण और बिजली इत्यादि ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसको साथियों विनिर्माण क्षेत्र ही हम कहते हैं। साथियों अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो व्यापार, परिवहन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट, स्कूल, कॉलेज ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें आप सभी लोग याद रखना स्कूल, साथियों इसके बाद बैंक, बीमा, शेयर मार्केट। तो अगर आपसे शेयर बाजार इत्यादि के बारे में सवाल पूछे तो भी आप इसे ही लगाएंगे। साथियों जो हमारा अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र होता है, भारतीय साथियों जीडीपी जो है यानी भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है 50% से अधिक। याद रखना 50% से अधिक अर्थव्यवस्था में साथियों योगदान सेवा क्षेत्र ही देता है। बैंक, बीमा, शेयर मार्केट से ही सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं। इसको 2019 में स्थापित किया गया है। इससे पहले कौन करता था, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और उससे पहले साथियों सीएसओ जो है वो करता रहता था। अगला देखो, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। 1867 के वर्ष में लगाया था, और इन्होंने कहा था 20 रुपए जो है एक वर्ष में भारतीयों की आय जो है वो है। धन दोहन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अर्थव्यवस्था में बड़े चर्चित व्यक्तियों में आप इनको पढ़ेंगे। तो धन दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी एक किताब है, बहुत फेमस है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये एक ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो आप सभी को याद रखना है, भारत की गरीबी का मुख्य कारण आपको मिल जाएगा। बताइए प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे दो, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। अब इसको लेकर के मैंने इकोनॉमी का पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मैंने आपको 17 दिन 17 मैराथन वाली क्लास में करा रखा है। तो आप चाहे तो उसको देख लीजिए। उसमें जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जीएनपी कैसे निकाली जाती है, एनएनपी कैसे निकाली जाती है, और एनएनपी को ही मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम से जब जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो हमारे देश में साथियों ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो गोवा भारत का टॉप राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और बिहार की सबसे कम है। बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी। तो 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। लेकिन अगर योजना आयोग के बारे में पूछ दे, जिसको खत्म किया जा चुका है, तो योजना आयोग जो है वो प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, और इसे रूस यानी यूएसएसआर की प्रेरणा से साथियों बनाया गया था। अगला देखो, कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर चलाई गई थी। हम सभी को याद रखना होगा, इसमें कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था, भारी उद्योगों की उपेक्षा की गई थी। जो अगली पंचवर्षीय योजना दूसरी में ध्यान दिया जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च साथियों कृषि पर फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। तो भारी उद्योगों पर क्या किया गया था, जोर दिया गया था।
पीसी महालनोबिस के ही नेतृत्व में जो हमारे देश में राष्ट्रीय आय समिति थी उसको बनाया गया था और इन्होंने 246.9 रुपए एक वर्ष में राष्ट्रीय आय को बताया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। 15 कह रहा है राउरकेला भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच के हैं, आप सभी लोग याद रखना। अगर हम बात करें योजना अवकाश की तो 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश बना। इसका मतलब है कि योजना नहीं बनाई गई, जो 5 साल की योजना थी वो साथियों नहीं आई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे 1961 से 1966 के बीच में, तो इसमें साथियों ध्यान रखना सबसे ज्यादा देश को नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक असफल योजना जो है वो इसी को माना गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में 1962 में चीन से युद्ध हो गया था, आप सभी को याद होगा, और 1965 में पाकिस्तान से भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हो गया था, आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान से युद्ध। तो ऐसे में जब दो युद्ध भारत ने लड़ लिए तो देश की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब थी। ऐसी कंडीशन में देश की कृषि जो है वो भी डमाडोल थी, यानी कृषि की स्थिति भी बड़ी खराब थी, तो इसलिए इसको सबसे असफल योजना माना जाता है। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और इंदिरा गांधी जी की ये जो नारा था ये साथियों ध्यान रखना उस पंचवर्षीय योजना में दिया गया जो 1 साल पहले ही बंद हो गई थी। 1 साल पहले ही इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया, मतलब 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी। 1978 से लेकर 1980 के बीच में साथियों रोलिंग प्लान लेकर आए थे मोरारजी देसाई। रोलिंग प्लान जो है इसमें एक साल के प्लान बनाए जाते थे, और ये इस समय मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए थे तो उन्होंने ही शुरू किया था। भारत में नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किया गया। सब कुछ वैसा ही है, बस नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, तो आप सभी लोग याद रखना इसको थिंक टैंक कहते हैं। अगला देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आप सभी को याद रखना होगा। नीति आयोग में नीति में साथियों फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, सभी को याद रखना होगा। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक आप जानते हैं आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई से जुड़े हुए 3 फैक्ट आप याद रखो। एक तो 1926 का हिल्टन यंग आयोग को याद कर लो, हिल्टन यंग आयोग जो है उसको याद कर लो, जिसकी सिफारिश पर साथियों आरबीआई एक्ट लाया गया था। तो इसके बाद दूसरा आरबीआई एक्ट को याद कर लो 1934, और इस एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। तो ये आप याद रखना, आरबीआई की स्थापना जो है वो एक तरीके से की गई थी, हम सभी को याद रखना होगा। अगर हम बात करें 22 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और अगर हम बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अभी मुंबई में है, लेकिन अगर पहला हेडक्वार्टर पूछे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पहला हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में था, ध्यान रखना, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर 1935 से 1937 केवल 2 साल रहा। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। जो आरबीआई है इसका अगर हम प्रतीक देखें तो आप सभी को पता होगा, खजूर के पेड़ के नीचे खड़ा एक बहुत शानदार तरीके से बाग मिल जाएगा, तो खजूर का पेड़ जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह होता है। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करती है। इसके तहत बैंक रेट आपको मिलेगी, रेपो रेट आपको मिलेगी, इसके तहत साथियों रिवर्स रेपो रेट जो है वो देखने को मिलेगी, साथियों एसएलआर, इसके बाद सीआरआर, ये सब आरबीआई तैयार करती है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक आपको एसबीआई मिलेगा। एसबीआई 1955 में बनाया गया था। इसके पहले ये इंपीरियल बैंक के रूप में काम करता था, आप सभी लोगों को याद रखना है। इंपीरियल बैंक जो था ये 1921 में साथियों ध्यान रखना मतलब बनाया गया था, और 1955 में इसी को एसबीआई नाम दे दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये तो आपको पता है। बताइए भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। साथियों ध्यान रखना, ये हम सभी को याद होगा कि इसमें जो 50 करोड़ रुपए की आमदनी थी जिन बैंकों की, उसको आप जरूर याद रखना। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना ये 12 जुलाई को की गई। साथियों ध्यान रखना 1982, ये केवल कृषि और साथियों ग्रामीण क्षेत्रों को लोन देता है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और अगर हम बात करें साथियों इसका उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिल जाएगा। अगर हम नाबार्ड का मुख्य कार्य देखें तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को केवल ये ऋण देता है। साथियों भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार ये आरबीआई के पास है, आप सभी लोग याद रखना। अगला देखिए, कह रहा है 1 रुपए का नोट अब छपता नहीं है, वित्त सचिव लेकिन साइन करता था। भारत में सिक्के ढालने का अधिकार ये हमारे भारत सरकार के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है। 4 ऐसी केंद्रीय टकसालें हैं, इनमें आप सभी लोगों को याद रखना है सिक्के
ढाले जाते हैं। टकसालों का मतलब मिंट कहते हैं, और इन टकसालों में एक टकसाल अपने यूपी में भी है, जो कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा में आप सभी लोग लगा लेंगे, साथियों याद रहेगी। सबसे नवीनतम इसी को माना जाता है। भारत ने पहली बार डिमोनेटाइजेशन 1946 में किया गया, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार साथियों आप सभी को याद होगा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। स्वतंत्र भारत ने पहली बार नोटबंदी 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में की गई थी। और अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिया था। यह आप सभी लोगों को याद रहेगा। अगर हम बात करें प्लास्टिक मनी, इनमें से किसे कहा जाता है, तो साथियों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो आप सभी लोग यूज करते हैं उनको कहते हैं बुल शब्द और बियल। बुल का मतलब होता है तेजड़िया, यानी ये वो व्यक्ति होता है जब शेयर के दाम बढ़ रहे होते हैं तब शेयर को खरीदता है। और बियर का मतलब होता है मंदड़िया, ये तब शेयर को खरीदता है जब शेयर के दाम गिर रहे होते हैं और शेयर के दाम बढ़ने पर यह खरीद कर बेचेगा। साथियों ये सब गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं शेयर बाजार की। बताइए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में बनाया गया था। यह भारत ही नहीं पूरे एशिया का भी सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है ये सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां जो हैं वो साथियों ध्यान रखना लिस्टेड अभी मिलेंगी, तो 30 कंपनियां इसमें आपको मिल जाएंगी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल, साथियों ध्यान रखना जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको निफ्टी के नाम से जानते हैं। इसमें 50 कंपनियां आपको मिल जाएंगी, तो ये आप सभी लोग याद रखना, निफ्टी में 50 कंपनियां। सेबी की स्थापना सभी को याद रखना है 88 में की गई और 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया इसको, अर्थात अब ये संसद के प्रति जिम्मेदार है। ये याद रखिएगा, जो सेबी है ये शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। अगला देखिए, सेबी का मुख्य कार्य क्या है, तो शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है, आप सभी को याद रखना होगा, फटाफट याद रखिएगा। बताइए, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो अभी साथियों ध्यान रखना, करों में अगर देखें तो माल और सेवा कर जीएसटी है। लेकिन एक बात आप सभी लोग याद रखना, अगर ये सवाल 2026 के बजट से 2027 के बजट से पूछेगा तो आयकर सबसे बड़ा कर बन गया है। आयकर से 21% सरकार को आय होती है। दूसरा साथियों ध्यान रखना, निगम कर बन गया है, तो निगम कर से सरकार को 18% आय होती है और जीएसटी से अगर हम बात करें तो केवल 15% आय होती है। कह रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो अब साथियों आप पहले जीएसटी को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में अगर जीएसटी चलेगा तो फिर और बाकी नई चीजें नहीं आएंगी। तो अभी भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, तो वो है सरकार ने जो पैसे उधार दे रखे हैं उनसे जो उसको ब्याज प्राप्त होता है। उधार एवं अन्य देयताएं जो हैं, ध्यान रखना देयताएं, उनसे सरकार को जो लाभ हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसको सरकार की सबसे बड़ी आय कहेंगे। अगर करों की बात करें तो उसमें साथियों जीएसटी जरूर हो सकता था, लेकिन तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर इनकम टैक्स, दूसरे पे कॉर्पोरेट टैक्स। बहुत डिटेल से समझिएगा, ये 2026-27 के बजट से अपडेटेड सवाल है। अगर जरा भी किधर उधर भटके तो खेल खत्म हो जाएगा। यूपी पुलिस 18 वाले सवालों पे अपडेट मार लीजिए। बताइए, भारत में वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017, आप सभी लोग जानते हैं 161वां देश भारत बना था। भारत ने कनाडा के दोहरे मॉडल को जीएसटी का लिया है। साथियों जीएसटी को लेकर अभी 22 सितंबर 2025 को एक मीटिंग बुलाई गई थी जीएसटी परिषद के द्वारा, और इसके द्वारा यह तय किया गया कि केवल 5% और 18% की दरें ही अब रहेंगी। आप सभी लोग याद रखना। भारत ने जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति। ये साथियों ध्यान रखना, और जीएसटी का जनक जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, तो लिख लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखिए, जीएसटी किस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। टोटल 17 करों को खत्म करके जीएसटी को लागू किया गया था। आगे देखिए, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स किस प्रकार के, तो ये डायरेक्ट है, मैंने आपको अभी बताया। निगम कर जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को, ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। भारत में बजट किस तारीख को पेश किया जाता है, अब परिवर्तन हो गया है अरुण जेटली जी के समय से। साथियों 1 फरवरी को आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा गया है, 112 में दिया गया है। साथियों भारत में बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आर शरमुगम शेट्टी ने 1947 में। वैसे हमारे भारत में बजट की जो अवधारणा है वो कैनिंग नाम का एक गवर्नर जनरल हुआ था, उसी के समय 1860-61 के वर्ष में बजट को पहली बार प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने। तो ये आप सभी लोग याद रखना, जेम्स विल्सन जो है वो पहला वो व्यक्ति था जिसने बजट भारत का प्रस्तुत किया था। तो याद रखना, हमारे देश का पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी के पास है, 10 बार, लेकिन ये रिकॉर्ड अब टूट जाएगा। निर्मला सीतारमण जो हैं वो इसको तोड़ने ही वाली हैं, इनका भी 9 बार हो चुका है, 10वीं बार जैसे ही होगा टूट जाएगा। लेकिन अभी तो आप सभी लोग कोई भरोसा मत करिए।
भारत में वित्त आयोग जो है उसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आप सभी लोग याद रखना। और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल साथियों 280 के तहत 5 वर्ष के लिए किया जाता है, हम सभी लोग याद रखना। अगर हम बात करें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल होता है, तो 5 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना ये उसका काम होता है। बताइए हरित क्रांति, तो एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हैं। 1966 और 1967 के साल में इसको शुरू किया गया था। उत्तराखंड का गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज जो है, याद रखना गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज जो है उसको आप सभी लोग इसकी जन्म स्थली मानेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये यूपी के साथियों पीसीएस एग्जाम में सवाल पूछा गया था। 1970 में इनको जिस क्षेत्र में नोबेल मिला था वो शांति का नोबेल था, क्योंकि कृषि में तो नोबेल होते ही नहीं। अगला देखिए, कह रहा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल कुल मिला के ये कह लो कि खाद्यान्न पर सबसे ज्यादा पड़ा था। अगर हम भारत में श्वेत क्रांति की बात करें, वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था 1970 में। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ये आप सभी लोग याद रखना। दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 भारत पहुंच गया है। बताइए फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, यूपी जो है वो टॉप पे है और दुनिया में साथियों भारत अपना नंबर 1 पे है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, सभी लोगों को याद रखना होगा। और अगर पीली की बात करें तिलहन या सरसों से। बताइए गुलाबी क्रांति झींगा मछली से और प्याज के उत्पादन से जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें रजत क्रांति तो अंडा और साथियों पोल्ट्री उत्पादन से जुड़ी हुई है। साथियों भारत में गोलाकार क्रांति जो है ये आलू से जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी में होता है, आप जानते हैं गेहूं में टॉप हम अभी भी चल रहे हैं। गन्ना भी यूपी में होता है, आलू भी सबसे ज्यादा यूपी में। बताइए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन यूपी में होता है। और अगर हम बात करें भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन तो भी यूपी आप लगा देंगे। साथियों भारत में सबसे अधिक जूट वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और दुनिया में नंबर 1 पे भारत है। भारत में सर्वाधिक कॉफी ये कर्नाटक में पाई जाती है। सोना भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही आपको मिलेगा, तो ये आप सभी लोग याद रखना। कोडरमा इत्यादि खाने। भारत में हीरे की खान पन्ना आपको मध्य प्रदेश टॉप पे मिल जाएगा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश आपको मिलेगा। झरिया झारखंड कोयला के क्षेत्र में आप सभी को याद रखना है, जाना जाता है। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधन शाला जो है वो डिगबोई असम है, जो अभी भी साथियों ध्यान रखना अपना पेट्रोलियम दे रहा है। 1890 के वर्ष में साथियों यहाँ पे पेट्रोल के साक्ष्य जो हैं वो खोजे गए थे। सबसे पहला भारत का तेल कुआं 1867 में माकूम असम में खोजा गया था। तो माकूम असम आप सभी लोग लगा लेना, पहला तेल कुआं था। दुनिया में सबसे पहली बार पेट्रोलियम के साक्ष्य पेंसिल्वानिया आप सभी को यूएसए में मिल जाएगा, लगा लेना। यहाँ पे पेंसिल्वानिया यूएसए में 1859 में पहली बार पेट्रोलियम के साक्ष्य निकाले गए थे। अगला देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014 को भारत में ही साथियों बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना जो है उसको मनरेगा कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले नरेगा के नाम से 2005 में एक एक्ट लाया गया था। 2006 में साथियों ध्यान रखना इसको लागू किया गया। तो लागू कब हुआ? 2006 में। 2 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते हैं गांधी जयंती के अवसर पर 2009 में मनरेगा को शुरू कर दिया गया था। तो मनरेगा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आप सभी को पता है 2005 में आया, 2006 में लागू हुआ और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने की साथियों योजना थी और पूरे विश्व में सबसे बड़ी खाता खोलने की ये योजना कही जाती है। 56 करोड़ के करीब लोगों ने खाते खुलवाए। केरल भारत का पहला राज्य बना जहां 100% यानी हर परिवार में आपको खाते मिलेंगे। अटल पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें भारत में गरीबी का आकलन तो नीति आयोग के टास्क फोर्स और उपभोग के आधार पर साथियों किया जाता है। सचिन तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी, हम सभी को याद रखना होगा। और छपी हुई बेरोजगारी, इसको छुपी बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में आपको मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। आप भी देखिए गांव में आज भी खेतों में 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन 10 लोग अगर हैं तो वो उसी पे डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो इसे अल्प रोजगार कहा जाता है। थोड़े समय के लिए मिल गया, थोड़े समय के लिए चुपचाप बैठा है। लॉरेंज व्यक्ति ये आय वितरण या आर्थिक असमानता को दिखाता है। और अगर हम बात करें गिनी गुणांक को साथियों मान 0 होने का क्या अर्थ है, तो ये पूर्ण समानता दिखाती है। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अभी भारत की रैंक 130वीं है, आप सभी लोग जानते हैं 2025 में। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख संकेतक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा
और प्रति व्यक्ति आय है जिसके आधार पर किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। मुद्रास्फीति महंगाई को कहते हैं, यानी वस्तुओं के दामों में निरंतर वृद्धि, यह मुद्रा के मूल्य में कमी होना, यह महंगाई को दिखाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। और अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार, तो यह आप सभी लोगों को याद रखना है 2012। भारत में बताइए विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसका रखरखाव कौन करता है? तो यह आरबीआई करता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। वैसे अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष क्या है, इसको जरा बताइएगा। मैं आपसे एक होमवर्क का सवाल पूछ रहा हूं, आप सभी लोग इसको बताइएगा। अर्थव्यवस्था जो है इसका आधार वर्ष क्या है, ये आप सभी लोग बताइएगा। आधार वर्ष ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता पाएंगे। यहां पे ये वर्तमान शब्द को हटा दीजिए। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो आप सभी को याद रहेगा। और अगर पूछ दे अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष जो है वो अभी वर्तमान में कौन सा है, तो ये बदल गया है, आप सभी को याद रखना होगा। जल्दी से बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। भारत में नई आर्थिक नीति जो है इसको किस वर्ष लागू किया गया था? तो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी के नाम से पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। याद रखना, नरसिम्हा राव जिनके समय, साथियों ध्यान रखना, यह किया गया था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 1991 के आर्थिक सुधार के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सभी को पता है। और आर्थिक सुधारों का जनक या पायनियर जो है वो किसको मानते हैं? तो तुरंत कहेंगे मनमोहन सिंह जी को मानते हैं। बहुत बड़े आर्थिक व्यवस्था को लागू कराया था इन्होंने। एलपीजी का अर्थ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है। फेमा का अर्थ क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज साथियों मैनेजमेंट एक्ट होता है। ये कब प्रभावित हुआ? तो 2000 में प्रभावित हुआ था। ये पहले फेरा के नाम से जाना जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे बदलकर 2000 में साथियों फेमा कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथियों भागीदार देश कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, ये अमेरिका है। ये अपडेट होता रहता है। तो 2025 में अगर आपसे कोई पूछे कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से करंट अफेयर्स का। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से वाशिंगटन डीसी है। 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसको बनाया गया था। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में सामने आ गया था। इसकी जो मुद्रा है वो स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर कही जाती है। ये आप सभी को याद रखना होगा, नोट करके डाल लीजिएगा। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, यह हम सभी को याद रखना होगा। मैंने आपको 2 सवाल आज की क्लास में होमवर्क में दिए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर बताएंगे। जैसे पूछेगा बताइए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2025 में कौन रहा, ये आपको बताना है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा भागीदार कौन था, ये पहले 2024 का है, 2025 में आपको बताना है। इसके बाद आप सभी लोगों को मैंने एक सवाल और दिया था, अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष कौन सा है, तो ये आपको बताना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो जो है इकोनॉमी की जो आपकी बेसिक समझ है उसको एक और बूस्ट देगा। और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इसी क्लास से आपका पूरा चैप्टर जो है वो फंस जाए, मतलब इकोनॉमी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। साथियों, एक चीज छोटी सी और मैं आपको बताऊंगा। 3 जून को, यहां पर आप चार्ट में देख रहे होंगे, 3 जून को रात में 9 बजे विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर आपको सभी को यूपीजेके की 20 टॉपिक की गजब की साथियों क्लास लेकर आ रहा हूं। इसमें आपको थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा, 50 पेज के करीब थ्योरी है। याद रखना 50 पेज जो है वो थ्योरी के लगभग हैं। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत काम देंगे। ये एमसीक्यू बिल्कुल पीवाईक्यू बेस पर तैयार किए गए हैं। सभी लोग इस क्लास को जरूर लीजिएगा। कहां पर आपको आना है, तो ये आप सभी लोग देख लीजिए। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप सभी लोगों को ये क्लास जो है वो मिलेगी। इवेंट लग चुका है, सभी लोग इसको लाइक कर लीजिएगा। बाकी आप यूपी पुलिस के पेपर में धुआं काट के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से, हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको लास्ट टाइम जितना रिवीजन हो सकता है करा रहे हैं। अगर कोई भी साथियों आपके मन में संदेह हो तो साथियों थोड़ा सा अपने मन से सोचिएगा कि ये टीचर आपके मन में या आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट या दिल भेज करके जरूर बताइएगा और मोटिवेट जरूर करिएगा कि हाँ सर, ऐसे वीडियोज जितने ज्यादा हो सकें एग्जाम से पहले बना दीजिए। जय हिंद।